एपिसोड की शुरुआत में हम एक बड़ी सी सिटी को देखते हैं जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा ब्लैक टावर होता है और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि अचानक से कई शहरों में ऐसे 100 टावर अलग अलग देशों में दिखाई दिए। सभी देश अपने अपने सिटी में अपीयर होने वाले इस डंजन की जांच करते हैं। एक दिन कई लोग डंजन की दीवारों से बाहर आने लगे। ये वही लोग होते हैं जो डंजन के अपीयर होने के बाद गायब हो गए थे। इससे हमें पता चलता है कि जब से डंजन सामने आए हैं तब से कई लोग अवेकन होने लगे हैं, उनमें बहुत सारी शक्तियाँ जागृत होने लगी है। जिसके बाद हमें एक मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहां कुछ हायर ऑफिसर्स बताते हैं कि डंजन में एंटर करने पर आप फर्स्ट फ्लोर पर अवेकन्स होंगे, जिसके बाद आपको विज़ार्ड या वॉरियर में असाइन किया जाएगा। सेकेंड फ्लोर के बाद मॉन्स्टर दिखना चालू हो जाते हैं जिन्हें किल करके आप रिवार्ड्स ले सकते हैं। लेकिन अगर जो इंसान अवेकन नहीं होता है तो वह हमारे इस टिकट से आराम से डंजन में एंटर कर सकता है। तभी एक रिपोर्टर उनसे पूछती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग अवेकन्स नहीं है, जिनके पास कोई शक्तियाँ नहीं है, वो अपनी जान खतरे में डालकर डंजन में क्यों जाएंगे? जिसके बाद चीफ कहता है कि हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि डंजन में मिलने वाले आइटम्स काफी कीमती होते हैं और उनकी कीमत कई मिलियन वॉन में है। डंजन में सरवाइव करना भले ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये काफी प्रॉफिटेबल है। इस मीटिंग के बाद उस टिकट की डिमांड को देखते हुए चीफ उसके प्राइस को 200 मिलियन वॉन कर देते हैं। इस न्यूज को एक लेडी शॉपकीपर देख रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को उसका समय देते हुए कहती है, आखिर कौन 200 मिलियन खर्च करके अपने जान को खतरे में डालेगा? जिसे सुन हमारा एमसी भी हेजिटेट करने लगता है। वह अपने फोन में देखते हुए कहता है, स्टूडेंट लोन और रेंट को छोड़कर मैं अभी तक केवल 8 मिलियन वॉन बचा पाया। पता नहीं मैं कब उस डंजन में एंटर कर पाऊंगा। इसके बाद हमारा एमसी अपने आप को इनकरेज करता है और अपनी क्रश के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक ब्लैक होल क्रिएट होने लगता है, जिसे देख हमारा एमसी खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट होकर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वो ब्लैक होल श्रिंक होने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से उसकी तरफ भागता हुआ उसमें एंटर कर जाता है, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर खाली ग्राउंड पर गिरता है और वहां खड़ा होकर अपने आसपास के एरिया को एनालाइज करने लगता है। उसे लगता है कि वह फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हुआ है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी बड़े से खाली केव में टेलीपोर्ट हो गया था। तभी हम एक ब्लैक टावर को देखते हैं जिसमें एक क्रिस्टल बॉल ग्लो करती है, जिसमें हमारे एमसी को एक ब्लैक ड्रैगन देख रही होती है। हमारा एमसी, जिसका नाम सीजून होता है, वो निराश होकर एक चट्टान पर बैठा वहां से बाहर निकलने के लिए बारे में सोचता है, लेकिन उसे कहीं कोई एग्जिट नहीं दिखाई देता। तभी अचानक उसका फोन रिंग करता है, जिसे देख वो एग्जैक्ट टाइम का पता लगाता है और उसे अपनी जेब में रखकर अपने बैग में रखी सभी सब्जियों को निकालकर उसमें से अपने खाने का सामान ढूंढता है। वो देखता है कि उसके पास एक सेब, वाटर बोतल, स्वीट पोटैटो, टमाटर और कुछ प्याज पड़े होते हैं, जिसमें से वह सेब और कुछ स्वीट पोटैटो खाकर अपनी भूख को शांत करता है। खाने के बाद वह लेट जाता है और सोचता है, पता नहीं मैं यहाँ से कब बाहर निकलूंगा। मेरे पास तो खाने के बस यही कुछ सामान बचे हैं। अगर मैं जल्दी से यहाँ नहीं निकला तो पक्का मैं एक मम्मी की तरह यहीं दफन हो जाऊंगा। तभी वो अपने खाए हुए सेब को देखता है और उसे उठाकर उसके बीज को जमीन में प्लांट कर देता है और साथ साथ ही उसके पास बची हुई सब्जियों को भी प्लांट कर देता है और ये सब करके खुश हो जाता है और सोचता है, कम से कम अब तक मुझे कोई रेस्क्यू नहीं करता, तब तक मैं इन सब्जियों के भरोसे भूखा तो नहीं रहूंगा। तभी अचानक उसे हाई प्रेशर फील होता है। जब वो ऊपर की ओर देखता है तो आसमान में ब्लू मून दिखता है, लेकिन मॉन्स्टर की रोर और ब्लैक ड्रैगन को देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब वह सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि वह 2 दिनों से बेहोश था। तभी वो ग्रीन अनियंस को देखकर हैरान हो जाता है, आखिर ये इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए? क्या ग्रीन अनियंस 2 दिन में ही बढ़ जाते? शायद ये डंजन की वजह से पॉसिबल हो पाया। टोटल 52 प्लांट स्पाउट भी हुए हैं। शायद ग्रीन अनियंस की वजह से ये सनलाइट इन तक नहीं पहुंच पाए।
मुझे इन्हें काटना पड़ेगा। जिसके बाद वह उन्हें ऊपर से छांटकर इकट्ठा कर लेता है। तभी एक अनियन लीफ को टेस्ट करके देखता है। वो जल गया, पानी पानी। ओह, अब जाके सुकून मिला। लगता है मुझे टमाटर खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, जब से मैं डंजन में आया हूँ हमेशा दिन ही रहा है, लेकिन ब्लू मून केवल 10th या उसके अपर फ्लोर पर ही दिखाई देता है। और वो ब्लैक ड्रैगन कहाँ से आया? फ्यूनिक्स गिल्ड, जिन्होंने हाल ही में 37th फ्लोर को क्लियर किया, उन्होंने भी किसी ड्रैगन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। शायद मैं ऐसे फ्लोर पर फंस गया हूँ जिसे अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया। तभी अचानक से उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंदें गिरती है, जिसे देख वो ऊपर देखता है तो वहाँ एक बनी खड़ा होता है। जैसे ही सुजुन उसको देखने के लिए खड़ा होता है, तभी वो बनी उसके ऊपर छलांग लगा देता है और सेफली नीचे उतर जाता है और सुजुन के अनियन लीव्स की तरफ इशारा करते हुए उससे वह खाने के लिए मांगता है। जिस पर हमारा सुजुन एक लीफ तोड़कर उसे खाने के लिए दे देता है। बनी और सुजुन आराम से बैठकर अनियन लीव्स खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बनी अपना लीफ पूरा खा लेता है तो वह ऊपर देखकर अपने फ्रेंड को बुलाने लगता है। तभी ऊपर से एक और बनी नीचे उतरता है, जिसे देखकर पता चलता है कि वह एक फीमेल बनी है। तभी दोनों बनी अपने आर्टिफैक्ट लेकर सुजुन से उसकी हार्वेस्टिंग में हेल्प करने को कहते हैं और उसके बदले उसे वहां रहने और खाने के लिए देने को कहते हैं, जिससे सुजुन उन्हें अपने साथ रखने को तैयार हो जाता है। सुजुन उनके क्यूट फेस को देखकर उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें हार्वेस्टिंग में उसकी मदद करनी होगी। नेक्स्ट डे दोनों बनीज ने मिलकर सारा काम कर दिया होता है, जिसे देख हमारा एमसी सोच रहा होता है कि फीमेल बनी के पास स्पेशल मैजिक क्लॉथ है जो उसे सही समय पर सही टूल्स प्रोवाइड करता है। वहीं मेल बनी का स्प्रिंकलर कभी खाली नहीं होता। काश मेरे पास भी कोई ऐसा मैजिक आइटम होता। तभी वो बनीज के पास जाता है और उनके काम को देखकर खुश होकर उनके काम की तारीफ करता है, जिसे सुन दोनों बनीज खुश हो जाते हैं और वहां से दूर जाकर एक कोने में खुदाई करने लगते हैं और कुछ ही देर में अपना घर भी बना लेते हैं। ये सब देख सुजुन उनके स्किल से इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन तभी फीमेल बनी को खींचकर कमरे में ले जाती है। समझ रहे हो ना? जिसे देख सुजुन को जलन होने लगती है और जाकर अपने हरे प्याज के पत्तों से बने बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन तभी अचानक से सुजुन का पेट जलने लगता है, जिसे वह नीचे लिट पिट कर बुझाने लगता है। आग बुझने के बाद जब वो अपने बिस्तर की तरफ देखता है तो उसे मालूम चलता है कि यह आग उसके वाटर बोतल के थ्रू सनलाइट से लगी है, जिसे देख वो कुछ सूखे लीव्स लेता है और उनसे आग जलाने की कोशिश करता है। तभी उनमें से धुआं निकलने लगता है। इतने में दोनों बनीज अपना पर्सनल काम निपटाकर सुजुन के पास आ जाते हैं। समझ रहे हो ना कौन सा पर्सनल काम? जिन्हें देख सुजुन उन्हें ग्रीन लीव्स पर जल्दी जल्दी फूंक मारने को कहता है, जिससे थोड़ी ही देर में आग जल जाती है। तभी सुजुन जल्दी से फ्रेश अनियन लीव्स उस आग पर भुनने लगता है, जिसे थोड़ी ही देर में भुनने के बाद जब सुजुन उसे खाता है तो वह उसके टेस्ट से हैरान हो जाता है। बिना भुने जहां ग्रीन अनियंस कड़वा और तीखा लग रहा था, अब वह आग पर भुनने से उसका स्वाद गन्ने की तरह मीठा हो गया था। उसे देख बनीज भी अपने लिए एक एक लीफ भुनने लगते हैं और वो भी उसको टेस्ट करके हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो सोकर उठता है तो वह अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है कि उसके टमाटर के प्लांट्स अब बड़े बड़े हो गए हैं और साथ ही में स्वीट पोटैटो भी ग्रो हो गए थे। अब सुजुन सूखे ग्रीन लीव्स को जलाकर पोंड की तरफ जाता है, क्योंकि केव के डीप में होता है पोंड, इसलिए वहाँ अंधेरा होता है। अभी सुजुन के
मशाल से अट्रैक्ट होकर एक फिश उस पर अटैक करती है, जिससे सूजिन डोज कर लेता है और उसे पकाकर खाने लगता है। उसके पीछे खड़े बनीज उसे देख रहे होते हैं, जिन्हें देख सूजिन उन्हें भी खाने को दे देता है। खाने के बाद वह एक बड़े से स्टोन पर डेज को गिनने लगता है और कहता है कि भले यहाँ डंजन में रात ना होती हो, लेकिन बनीज जो रोज सुबह 5 बजे उठते हैं और शाम के 6 बजे ही अपने घर में चले जाते हैं, इसकी वजह से मैं डेज को गिनता था। एक दिन सीजुन फिश भून रहा होता है, तभी मेल बनी अपने घर से बाहर आता है, लेकिन तभी छोटे छोटे बनीज भी घर से निकलकर सीजुन के ऊपर चिपक जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। सीजुन मेल बनी को ब्रेकफास्ट के लिए कहकर बेबी बनीज के साथ टमाटो प्लांट की ओर चला जाता है, जहां वो टमाटो प्लांट्स पर फ्लावर्स को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन अचानक से उसकी नज़र एक प्लांट पर पड़ती है, जिस पर छोटे छोटे टमाटर लगे हुए थे। इसे देख वह खुशी के मारे उछलने लगता है। तभी उसे याद आता है कि आज ब्लू मून का दिन है। बनी अपने बच्चों को घर में ले जाने लगते हैं। में हम देखते हैं सीजुन ड्राई अनियन स्लीव्स को पहनकर ब्लू मून के लिए तैयार होता है, ताकि उसे ठंड ना लगे। ब्लू मून स्टार्ट हो जाता है और पूरे केव में जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही होती है। सीजुन एक कोने में बैठा डर से कांप रहा होता है। तभी एक रेड बियर को दिखाया जाता है, जो केव के पास आकर उसमें देखने की कोशिश कर रहा होता है। सीजुन बियर को देखकर घबराने लगता है और केव के डीपेस्ट कॉर्नर में जाने की सोचता है, ताकि वो रेड बियर उसे देख ना सके। लेकिन जैसे ही वो अपना बैग उठाता है, उसके बैग से सारा सामान गिर जाता है, जिससे रेड बियर को सीजुन को नोटिस कर लेता है और ज़ोर से रोर करने लगता है, जिससे सुन सीजुन घबराकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बनीज को देखते हैं, जो सीजुन को उठा रहे होते हैं, लेकिन सीजुन के ना उठने पर फादर बनी उसे जोर से घूंसा मारता है, जिससे सीजुन उठकर बैठ जाता है और ब्लू मून को ऊपर देखकर सोचता है क्या ब्लू मून ख़त्म हो गया, और चैन की सांस लेता है और रात के इंसिडेंट के बारे में सोचकर कांपने लगता है। तभी फीमेल बनी सीजुन के लिए आग जलाती है और उसे खाने के लिए फिश ग्रिल करके देती है, जिसे खाकर सीजुन थोड़ा रिलैक्स होता है। अभी उसने अपनी मछली पूरी ख़त्म ही नहीं की थी, तभी वहाँ फादर बनी आकर उसे टमाटो के बारे में बताता है, जो ब्लू मून की वजह से ब्लू हो चुके थे। जैसे ही वह उसे तोड़ता है तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो ओपन होता है, जो सीजुन को कहती है कॉन्ग्रेट्स, आपने एक ब्लू मून चेरी को हार्वेस्ट किया है। जिसे सुन सीजुन शॉक हो जाता है। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि डंजन एडमिन तुम्हारे अचीवमेंट को ध्यान से देख रहे हैं। जिसे पढ़ सीजुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि डंजन एडमिन की एक गलती से तुम यहाँ आ गए हो, इसलिए तुम्हें मारकर एडमिनिस्टर अपनी गलती को छुपा लेगा। ये पढ़ सीजुन की फट जाती है और कहता है क्या गलती से, और मैंने जो यहाँ 60 दिनों से मेहनत करके ये फसल तैयार किया उसका क्या? अगर मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ तो मुझे घर भेज दो। इतने में एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें डंजन एडमिनिस्ट्रेटर उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन सीजुन कहता है और उसका क्या, जो मैंने अभी अचीवमेंट हासिल किया है, मेरे साथ ऐसा मत करो। ये सुन एडमिनिस्टर उसे अवेकन करने को राजी हो जाता है, जिसे सुन सीजुन खुश हो जाता है और ख्याली पुलाव पकाने लगता है मैं एक विज़ार्ड बनूंगा, क्योंकि मैं इतना स्मार्ट जो हूँ। तभी उसे पता चलता है कि वो एक एफ रैंक फार्मर में अवेकन हुआ है, जिसमें उसका टैलेंट नॉर्मल और स्टैट्स 1-1 होता है, और अभी भी उसे एबिलिटी नहीं मिली होती। ये देख सीजुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और गुस्से से ब्लू मून चेरी टमाटो को फेंकने वाला होता ही है। तभी दोनों बनीज और उसके बच्चों को देखकर अपने आप को कंट्रोल करता है और उस टमाटर को देखते हुए कहता है मैंने इसे उगाने में बहुत मेहनत की है, मुझे इसे ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। तभी उस टमाटर के बारे में भी उसको नोटिफिकेशन आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये टमाटर किसी के भी स्टैट्स को
0.005 की रेट से परमानेंट बढ़ा देगा। ये देख सीजुन शॉक हो जाता है और अब वह अपने काम और मेहनत पर खुश होता है। और ये सब ब्लैक ड्रैगन अपने क्रिस्टल बॉल में देख रही होती है। इधर सीजुन थोड़ा खुश ही क्या हुआ, इतने में ब्लैक ड्रैगन उसकी खुशियों में आग लगा देती है। सीजुन के पास एक क्वेस्ट आता है जिसमें ब्लू मून टमाटर को एडमिनिस्टर को ऑफर करने को कहा जाता है। अगर क्वेस्ट रिजेक्ट किया तो इसकी पेनल्टी तुम्हारी मौत होगी। यह देख सीजुन डर जाता है और उसे मन मन में गालियां देते हुए एडमिनिस्टर को भी वो टमाटर ऑफर कर देता है। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर उसको क्वेस्ट रिवार्ड मिलता है जिसमें उसे सोविंग लेवल 1 की स्किल मिलती है, जिससे अब वह जो भी बीज बोएगा उसकी स्प्राउटिंग पक्की है। इसका मतलब ये है कि जब हम बीज बोते हैं तो कोई अंकुरित होता है तो कोई बीज नहीं होता, लेकिन इस स्किल से सीजुन के द्वारा लगाए गए हर बीज अंकुरित होंगे। ये स्किल देखकर सीजुन का चेहरा फेड हो जाता है, लेकिन अपने आप को दिलासा देते हुए अपने आप को चीयर अप करते मछली पकड़ रहा होता है। अविकन होने के बाद अब उसे हर मछली को किल करने पर 2 एक्सपी मिलते हैं और ऐसा ही 6 मछलियों को मारने के बाद उसका लेवल 2 हो जाता है। फिर उन मछलियों को भूनकर सभी बनीज को खाने के लिए दे देता है, जहां हम देखते हैं पेरेंट्स बनी मूडी हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, जिन्हें देख सीजुन सोचता है ये दोनों कभी भी कहीं भी चालू हो जाते हैं, मैं पता नहीं कब अपने गर्लफ्रेंड से मिलूंगा। जब सब खा लेते हैं तो सीजुन उनको हार्वेस्टिंग के लिए कहता है, जहां सीजुन अपने चेरी टमाटो को देखकर कहता है आखिर हमारी मेहनत रंग लाई, अब मैं यहाँ भूखा नहीं मरने वाला। और जैसे ही एक टमाटर तोड़ता है तो उसको 10 एक्सपी मिलते हैं, जिसे देख वो हैरान हो जाता है और उस टमाटर के बारे में उसको नोटिफिकेशन आता है जिसमें इस टमाटर को खाने वाले की मैजिकल एनर्जी 0.1% बढ़ जाएगी, वो भी 1 मिनट के लिए। इस तरह सीजुन और सभी और भी टमाटरों को तोड़ लेता है, जिससे वह अब लेवल 2 से सीधे लेवल 4 पर पहुंच जाता है। तभी वह एक टमाटर टेस्ट करता है, लेकिन उस पर सभी बनीज गुस्सा हो जाते हैं, जिन्हें देख सीजुन उनको गुस्से का कारण समझ जाता है और सभी को टमाटर बांट देता है। इससे सभी बनीज खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर टमाटर खाने लगते हैं, जो उनको इतना टेस्टी लगता है कि सीजुन रोने लगता है। तभी हम देखते हैं सभी बनीज मिलकर बचे हुए सारे टमाटरों को एक जगह स्टोर करके रख रहे होते हैं। ये सब सीजुन अपने प्याज की पत्तियों वाले बेड पर लेटकर देख रहा होता है और खुश होता है और वह थोड़ी ही देर में सो जाता है। तभी उसके पास एक क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन जब सीजुन उसका रिप्लाई नहीं करता तो जोर जोर से रिंगटोन बजने लगता है, जिससे सीजुन घबरा कर उठता है और क्वेस्ट को पूरा करने के लिए 100 टमाटर देता है, जिसमें उसे एक क्वेस्ट रिवार्ड भी मिलता है, जिसको ओपन करने पर उसको हार्वेस्टिंग लेवल 1 की स्किल मिलती है, जिससे सीजुन अब जो भी चीज हार्वेस्ट करेगा, चाहे वो कच्ची हो या पक्की, उसे सेम एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीजुन हार्वेस्टिंग कर रहा होता है, तभी उसके पास फिर से 200 चेरी टमाटो का क्वेस्ट आता है, जिसके बदले उसके लिए कोई रिवार्ड भी नहीं मिलता, जिसे देख सीजुन मन मन में एडमिनिस्टर को गालियां देने लगता है और 200 चेरी टमाटो ऑफर कर देता है। ऐसे ही अब सीजुन को बार बार न्यू क्वेस्ट के लिए नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिसमें हर बार चेरी टमाटो की पहले से और अधिक डिमांड होती है। तभी हम देखते हैं सीजुन के पास 500 टमाटो का क्वेस्ट आया है, जिसे देख सीजुन परेशान हो जाता है और पहली बार वह सोचता है कि मैं इसको मना कर दूं और गुस्से में कहता है तुम समझते क्या हो अपने आप को, अगर सब तुम्हें ही दे देंगे तो हम क्या भूखे मरेंगे। जिस पर उसको एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि यह सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, ना कि मेरी, अब जल्दी से मुझे 500 टमाटो ऑफर करो। जिसे सुन सीजुन कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें कोई टमाटर नहीं दूंगा, हम इतनी मेहनत करके इसे उगाते हैं और तुम
फ्री में ही जितनी मर्जी उतनी इसकी डिमांड कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर एडमिनिस्टर कहती है कि बीजों को बस जमीन पर फेंकने को तुम मेहनत कहते हो, इसमें कौन सी मेहनत है। ये सुन सीजुन के होश उड़ जाते हैं और उसका चेहरा आप देख ही सकते हैं। इसके बाद सीजुन क्वेस्ट क्लियर किए बिना ही अब हर नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देता है, जिसे गुस्सा होकर एडमिनिस्टर उसे मारने की धमकी देता है। जिस पर सीजुन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, जो हमारी मेहनत की कद्र नहीं करता मैं उसे कुछ भी ऑफर नहीं करूँगा। तुम जानती नहीं, जब से मैं डंजन में आया हूँ तब से मैंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत किया है, और तुम हर बार फ्री में मेरे टमाटर मांगती हो और इसके लिए भी रिवार्ड भी नहीं देती हो। तुम एक सन की अकड़ू कॉर्पोरेट बॉस हो। और ये कहकर उसे चिढ़ाते हुए चेरी टमाटो खाने लगता है, जिसे देख ब्लैक ड्रैगन गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी सीजुन उसे 5 टमाटर देने के लिए कहता है और बाकी के बाद में दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़े से ही टमाटर बचे हैं जो केवल खरगोशों को खिलाने के लिए पर्याप्त हैं। ये सुन ब्लैक ड्रैगन उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उसे इस बार के लिए माफ़ कर देती है। जिस पर सीजुन स्माइल करता हुआ सोचता है कि माफ़ कर दिया या अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हो गई। चलो, इससे ये तो पता चला कि एडमिनिस्टर दिल की बहुत अच्छी है। ब्लू मून की नाइट में हम देखते हैं सीजुन कोने में बैठा हुआ टमाटोस खा रहा होता है और कहता है, काश ये जल्दी ख़त्म हो जाए। तभी ब्लू मून की रोशनी उसके टमाटो प्लांट्स पर पड़ती है। तभी सीजुन देखता है कि ब्लू मून की लाइट उसके टमाटो प्लांट्स के नीचे लगे स्वीट पोटैटोस पर पड़ रही है। ये देख सीजुन हैरान हो जाता है और चेक करने के लिए वहां चला जाता है, जहां वो जमीन में से उस स्वीट पोटैटो को निकालने लगता है, जिस पर अभी ब्लू मून लाइट्स पड़ रही थी, और उसे जमीन से निकाल लेता है। जिसके बाद उसके पास कई सारे नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं, जिसमें सीजुन को 50 एक्सपी मिलती है। तभी सीजुन ब्लू चेरी टमाटो को देखता है और उसे भी तोड़ लेता है और कहता है कि इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने आज वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तभी उसकी खुशी पर ग्रहण लगाने के लिए उसके पास 2-2 क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसमें उससे ब्लू मून स्वीट पोटैटो और चेरी टमाटो को भी ऑफर करने को कहा जाता है। सीजुन चालाकी से पिछले क्वेस्ट को पूरा करते हुए बाकी बचे हुए टमाटर ऑफर कर देता है, जिससे क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तभी एडमिनिस्टर सीजुन को गालियां देने लगता है और कहता है, यह तुमने ठीक नहीं किया, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। जिस पर सीजुन कहता है, इसमें गुस्से की क्या बात है, मैंने अपना पिछला टास्क कंप्लीट किया है, इस बार का टास्क नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद वह ब्लू चेरी टमाटो को खा जाता है और ब्लू स्वीट पोटैटो को आग पर पकाने लगता है। तभी ब्लू मून खत्म होने के बाद पेरेंट्स बनी और बेबी बनीज के साथ घर से निकलकर सीजुन को देख रहे होते हैं। तभी सीजुन उनको स्वीट पोटैटो खाने के लिए देता है, जिस पर फादर बनी सबको रोक देता है और सीजुन की तरफ इशारा करने लगता है। जिस पर सीजुन कहता है, क्या तुम चाहते हो कि ये सारा का सारा मैं अकेला ही खाऊं? ओ हबी, तुम कितने दयालु हो, और उसको सहलाने लगता है और स्वीट पोटैटो को जैसे ही खाता है उसका मुंह जल जाता है, जिससे सारा का सारा स्वीट पोटैटो नीचे गिर जाता है, जिसे बेबीज बनी उठाकर खाने लगते हैं, लेकिन उनका भी मुंह जल जाता है, जिससे वो भी उसे थूक देते हैं। और इस तरह सीजुन और सभी बनीज मिलकर किसी भी तरह उसे खाकर खत्म करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीजुन बेबी बनीज को डांट रहा होता है और कहता है, आज से तुम ये शकरकंद के तने नहीं खाओगे, हम इससे स्वीट पोटैटो उगाएंगे। ये सुन बेबीज बनी सदमे में चले जाते हैं और सीजुन से चिपककर रोने लगते हैं और उसे पीटने लगते हैं। जिस पर सीजुन उन्हें कहता है, अच्छा चलो, मैं तुम्हें इसके बदले तुम्हारे लिए स्पेशल स्नैक्स बना के दूंगा। स्पेशल स्नैक, जिसे सुनकर बनीज खुश हो जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी सीजुन मदर बनी के पास जाकर उसे एक अनियन प्लांट को काटने से मना करता है, ताकि वह उस पर उगने वाले फ्लावर्स की मदद से
और भी अनियन प्लांट्स को प्लांट कर पाएगा। इधर बेबी बनी अपना काम कर रहे होते हैं और फादर बनी उनके द्वारा प्लांट किए गए तने को पानी दे रहा होता है। तभी उनमें से एक बेबी बनी स्टीम लीव्स खाने लगता है, जिस पर उसका बाप उसे एक खींच के रापट जड़ देता है। अब हम सेजुन को देखते हैं जो टमाटर तोड़ रहा होता है और इधर इतने सारे टमाटर तोड़ने की वजह से उसका लेवल 4 से 8 हो जाता है, जिसके बाद वह सीधा F से E रैंक में प्रमोट हो जाता है। इसके बाद वह टमाटरों को एक स्टिक में लगाकर कोई डिश तैयार करने लगता है। तभी एडमिनिस्टर ये सब करते हुए उसे देख रही होती है, जो देख सीजुन चिढ़ जाता है और स्नैक्स तैयार होने के बाद सभी को खाने के लिए बुलाता है और उनको अपनी डिश, जिनका नाम बारबेक्यू चेरी टमाटो होता है, उन्हें खाने को देता है। तभी उसे मजे से खाते हैं। इधर सीजुन अपना स्नैक्स खाते हुए कहता है, चलो अभी के लिए स्नैक्स खा लिया, सोच रहा हूँ क्यों ना डिनर के लिए स्वीट पोटैटो से कोई डिश बनाई जाए, और काफी सारे शकरकंद हार्वेस्ट कर लेता है। जिसके बाद उनके तने को प्लांट करने लगता है। जैसे ही वह एक स्टीम्स को प्लांट करता है तो उसका शोविंग स्किल लेवल 2 की हो जाती है, जिससे सीजुन शॉक हो जाता है और सभी को स्टीम प्लांट करने के लिए मना कर देता है और खुद ही अपने हाथों से सभी स्टेम्स को प्लांट करता है। इधर ब्लैक ड्रैगन भी सीजुन की तरह चेरी टमाटो से बारबेक्यू बना रही होती है, लेकिन जैसे ही वह उसे टेस्ट करती है उसे उसका टेस्ट खट्टा लगता है, लेकिन बाद में मीठा लगने लगता है। यह देख ब्लैक ड्रैगन सीजू में और भी इंटरेस्टेड हो जाती है। तभी वह अपने क्रिस्टल बॉल में सीजुन को शकरकंद खाते हुए देखती है। ये देख उसे गुस्सा आ जाता है और सीजुन को रोस्टेड स्वीट पोटैटो ऑफर करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करती है। हम देखते हैं सीजुन के पास स्वीट पोटैटो ऑफर करने के लिए क्वेस्ट आता है, जिसे देख सीजुन इग्नोर कर देता है, जिस पर दोबारा क्वेस्ट पॉप अप होने लगता है। तो सीजुन कहता है, मेरे पास एक ही है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तभी क्वेस्ट रिवाइज्ड हो जाता है और इस बार सीजुन को क्वेस्ट पूरा करने पर क्वेस्ट रिवार्ड भी मिलेगा। ये देख सीजुन खुशी खुशी रोस्टेड शकरकंद एडमिनिस्टर को ऑफर कर देता है और अपने रिवार्ड को ओपन करता है, जिसमें से उसे सीड स्टोर लेवल 1 की एबिलिटी मिलती है। ये देख सीजुन खुश हो जाता है और अपने सीड स्टोर में से कुछ खरीदने को कहता है। जब वह सीड स्टोर एक्टिवेट करता है तो उसमें उसका लेवल न्यू भी होता है और उसे एक डंजन कॉइन भी मिलता है, जिसे देख सीजुन हैरान हो जाता है, क्योंकि एक डंजन कॉइन की कीमत बाहर मिलियंस में होती है। सीड स्टोर में उसको 3 सीड में से कोई एक सिलेक्ट करना है, जहां 1000 सीड्स का रेट 0.1 डंजन कॉइन है। ये देख सीजुन कहता है, कौन सा सीड्स लूं, रेड पेपर सीड्स या कैबेज या फिर कैरेट्स कैसा रहेगा। कैरेट सीड सुनकर सभी बनीज चिल्लाने लगते हैं, जिस पर सीजुन उनसे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं कैरेट सीड्स खरीदूं। ये सुनकर सभी बनीज कैरेट कैरेट रटने लगते हैं, मेरा मतलब ई करने लगते हैं। ये देख सीजुन 100 कैरेट सीड्स खरीद लेता है, जिसमें एडमिनिस्टर भी खुश हो जाती है। ये बात सीजुन को अजीब लगती है। तभी हम देखते हैं केव के ऊपर से एक हनी भी सीजुन और बनीज को देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम पेरेंट्स बनी को देखते हैं, जो जमीन पर लेटे हुए गाना गा रहे होते हैं। ये सब देख सीजुन कहता है, कुछ दिनों पहले ही हमने बीज लगाए थे कैरेट्स के, लेकिन आज तक एक भी कैरेट सीड स्प्राउट नहीं हुआ। लेकिन सभी बनीज कैरेट उगने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलो इतना थोड़ी देर मैं सो ही लेता हूँ। तभी उसके कानों के पास मधुमक्खी के भिन भिन की आवाज आती है, जिसे वह अपने हाथों से हाँक देता है। तभी वह उठकर देखता है तो उसके सामने हनी भी होती है, जिसे देख वह खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट्स को पॉलिनेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके सिस्टम से पता चलता है कि वह एक पॉइजनस भी है। ये देख सीजुन डर जाता है और बनीज को हेल्प के लिए कहता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पेरेंट्स बनी अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे सीजुन की फट जाती है। तभी हनी भी गुस्से में सीजुन की तरफ बढ़ने लगती है और बेचारा एमसी पीछे की तरफ जाने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मेरा तो टेस्ट भी बहुत बुरा है। शू शू। तभी सीजुन के हाथ से एक डंडी आती है,
जिसे वह बिना देखे हनी बी की तरफ कर देता है। थोड़ी देर बाद सीजुन जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि हनी बी फूलों का रस चूस रही होती है। तभी सीजुन को पोलिनेशन की याद आती है और वह हनी बी को कहता है, अगर तुम्हें और भूख लगी है तो तुम जितना चाहो यहाँ के फूलों का रस चूस सकती हो। ये देख हनी बी फूलों की तरफ चली जाती है, जिससे सीजुन खुश हो जाता है। तभी एमसी देखता है कि सभी बनीज एक रॉक के पीछे खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं, जिस पर वह नाराज हो जाता है और उनको धोखेबाज कहता है। लेकिन सभी बनीज उसको मस्का लगाने लगते हैं। तभी हनी भी अपना काम निपटाकर सीजुन के पास आ जाती है, जिसे देख वह डर जाता है और पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो हनी बीवी उसके गोद में रेस्ट करने लगती है। ये देख हमारा एमसी हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि सीजुन को डंजन में आए हुए 120 दिन हो गए हैं। उधर सीजुन सभी बनीज के साथ मिलकर हार्वेस्टिंग कर रहा होता है। तभी वो देखता है छोटे बनीज आपस में लड़ रहे होते हैं, तो वह उन्हें वहां से दूर जाने को कहता है। इसके बाद हनी बीवी उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है, जिस पर वह कहता है, लगता है कि तुमने अपना आज का काम पूरा कर लिया। ये कहकर वह सभी को लंच के लिए बुलाता है, जहां वह ग्रिल्ड ग्रीन अनियंस पर हनी बी से थोड़ा हनी डलवाता है और उसे सभी मजे से खाते हैं। तभी सीजुन को याद आता है कि आज तो ब्लू मून का दिन है और उम्मीद करता हूँ कि इस बार का ब्लू मून सेफली गुजर जाए। इसके बाद सीजुन ब्लू मून की तैयारी करने लगता है। वह कुछ टमाटो अपने अनियन लीव्स के बास्केट में रख लेता है और तभी वो देखता है कि पेरेंट्स बनी बेबी बनी को कुछ कह रहे होते हैं और उन्हें गले से लगाकर बेबीज बनी को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देख सीजुन परेशान हो जाता है और आसमान की तरफ देखता है तो ब्लू मून स्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन जब वह अपने पीछे मुड़कर बेबी बनीज को देखता है तो वो देखता है कि सभी बनीज मॉन्स्टर बन गए हैं, जिसे देख वह डर जाता है। तभी सभी बनी ग्लो करने लगते हैं और व्हाइट बनी में इवॉल्व हो जाते हैं, जिसमें से एक ब्लैक बनी भी होता है। जिसे देख सीजुन थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है, मैं तो डर ही गया था कि आखिर तुम सबको हुआ क्या है। चलो शुक्र है तुम सब ठीक हो। तभी ब्लैक बनी भी सीजुन के पास आकर उसको दिलासा देता है, जिसे देख सीजुन उसे पकड़कर किस करने लगता है। जब ब्लू मून खत्म हो जाता है तो पेरेंट्स बनी अपने घर से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देख सीजुन उनको हेलो कहता है और पेरेंट्स बनी अपने बच्चे को गले से लगाने लगते हैं। तभी सीजुन ये देखकर हैरान हो जाता है कि इवॉल्व हुए सभी बनीज को उनका अपना अपना मैजिकल टूल मिलता है और ब्लैक बनी से उसके मैजिकल टूल के बारे में पूछता है, जिस पर ब्लैक बनी उसे अपना मैजिकल टूल हैमर दिखाता है। जिसे देख सीजुन सोचता है कि ये तो कोई फार्मर टूल नहीं है और वह उस पर अप्रेजल यूज करता है, जिस पर हमें पता चलता है कि वह एक वॉरियर ब्लैक बनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बनीज अपने अपने मैजिकल टूल से फार्मिंग कर रहे होते हैं, जिससे सीजुन इमोशनल हो जाता है और अपने पीछे लेटे ब्लैक बनी को देखकर कहता है, तुम एक वॉरियर बनी हो, लेकिन यहाँ तो कोई मॉन्स्टर ही नहीं है जिसे तुम किल करके अपने आप को ग्रो कर सको। ये सुन ब्लैक बनी को एक आइडिया आता है और वह पोंड के पास चला जाता है। ये देख सीजुन समझ जाता है कि भले ही यह फार्मिंग में मदद ना कर सके, लेकिन यह पोंड से मछलियों को पकड़ सकता है, जिसे हम मॉन्स्टर हंटिंग में काउंटिंग कर सकते हैं। और उसे चीयर अप करते हुए अपने मशाल से मछलियों को अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे ही एक मछली बाहर आती है, उसे ब्लैकी अपने हैमर से एक जोरदार स्मैश मारता है, जिससे उस मछली के चिथड़े उड़ जाते हैं, जिस पर आप सीजुन का चेहरा देख ही सकते हैं। बाद में सीजुन उसी मछली को सभी बनीज के सामने परोसता है और ब्लैकी की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, यह धीरे धीरे सीख जाएगा, है ना ब्लैकी। और ब्लैक बनी को ट्रेनिंग कराने लगता है। सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि सीड स्टोर फिर से ओपन हुआ है, जिस पर सीजुन खुश हो जाता है। लेकिन इस बार भी सीजुन उनमें से एक ही सीड परचेज कर सकता है, जिनमें 50 पंपकिन सीड्स, 10 वाटरमेलन सीड्स और 200 कॉर्न सीड्स होते हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। जिनको देख सीजुन अपने वॉलेट को देखता है, जिसमें केवल 0.9 डंजन कॉइन है। ये देख सीजुन एडमिनिस्टर को कहता है कि
क्या तुम मुझे कुछ क्वेस्ट दोगी जिनको कंप्लीट कर मैं कुछ डंजन कॉइंस कमा सकूं? जिसे सुन एडमिनिस्टर कहती है कि वैसे तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं बड़ी होंगी तब तुम्हें जरूर डंजन कॉइंस दूंगी। ये सुन सीजुन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तो तुम बड़ी कब होगी? मेरा मतलब तुम्हें बड़े होने में कितना साल लगेगा? जिस पर वह उसे लगभग 300 साल बताती है। ये सुन सीजुन गुस्सा हो जाता है और खुद से कहता है एडमिनिस्टर पर गुस्सा करके मुझे कुछ नहीं मिलना। चलो मेरे पास जो पैसे है उसमें से ही कुछ खरीद लेता हूँ। 200 कॉर्न सीड्स जिसका प्राइस 0.5 डंजन कॉइंस है, मेरे लिए यही ठीक रहेगा, बाकी सब तो बहुत एक्सपेंसिव है। अब उसके पास कॉर्न सीड्स की पोटली आ जाती है जिसमें 200 सीड्स होते हैं। ये देख सीजुन खुश हो जाता है और सभी को जल्दी से इसे प्लांट करने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसको भूख लग जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सीजुन और सभी बनीज ने अपना डिनर कर लिया होता है। तभी हनी बी सीजुन के पास आती है। सीजुन कहता है, हनी बी आज तुम सुबह से यहीं हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? जिस पर हनी बी उसको मस्का लगाने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब फील होता है और वह केव के ऊपर जाने लगती है। इधर ब्लैकी भी बैटल मोड में आ जाता है। ये देख सीजुन भी ऊपर की ओर देखने लगता है जहां 2 पंजे दिखाई देते हैं, जिसे देख सीजुन समझ जाता है कि यह एक कैट मॉन्स्टर है। तभी वह बिल्ला नीचे छलांग लगा देता है और सीजुन को हेलो कहकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह एक पैडलर कैट यानी घूम घूम कर सामान बेचने वाला बिल्ला है जिसका नाम टियो है। क्या तुम सीजुन पार्क हो? मैं पैडलर कैट टियो हूँ। ये सुन सीजुन सोचने लगता है, पैडलर, अच्छा मैंने इनके बारे में सुना है। ये डंजन में इधर उधर घूमकर सामान बेचते और खरीदते हैं। ये कितना क्यूट है, इसके कितने मुलायम पंजे हैं। कंट्रोल सीजन कंट्रोल। तभी टियो बोलता है, मैंने सुना है कि आप हाल ही में सीड स्टोर के नए मेंबर बने हैं, मैं आपके साथ कुछ डील करना चाहता हूँ। जिस पर सीजुन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी टियो के पेट से आवाज आने लगती है, जिस पर वह सीजुन से माफी मांगता है और कहता है कि आज यहाँ आते समय मैंने कुछ नहीं खाया, सॉरी, मुझे अपने कस्टमर के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वह मुझे जज करे। ये सुन सीजुन एक क्रीपी स्माइल करता है और उसकी भूख का फायदा उठाते हुए उसे एक ग्रिल फिश ऑफर करता है, जिसे मना करते हुए लास्ट में टियो एक्सेप्ट कर लेता है। सीन कट होता है, हम टियो को देखते हैं जो फिश खाकर मजे से लेटा होता है। तभी सीजुन कहता है कि क्या तुम्हें और चाहिए? जिस पर टियो मना कर देता है और उसे उसकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद करता है। लेकिन तभी सीजुन उससे अपने फिश के बदले 5 डंजन कॉइंस मांगता है। जो सुन टियो कहता है कि क्या ये फ्री नहीं थे? तो सीजुन कहता है कि फ्री? आखिर यहाँ डंजन में किसी को कोई चीज़ फ्री में थोड़ी ना मिलती है, और वैसे भी तुम भी तो यहाँ मेरे से डील ही करने आए थे। तभी टियो पीछे मुड़कर देखता है तो सभी बनीज भी वहाँ पहले से ही उसकी खातिरदारी करने के लिए तैयार खड़े थे। अब बेचारा टियो करता ही क्या, वह सीजुन को डंजन कॉइन दे ही देता है, जिससे सीजुन खुश हो जाता है। इधर टियो बेचारा रोने लगता है, मुझे तो कस्टमर से पैसे कमाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ मेरा कस्टमर ही मेरे साथ बिजनेस खेल गया। रुको सीजुन, मैं भी तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ, एक बार देखो तो सही। और एक झोले में से कुछ प्रोडक्ट्स को निकालता है, जिसमें एक थर्मल ग्लास, मिनी बैटरी फैन और एक पिलो होता है। जिन्हें देख सीजुन कहता है, क्या ये चीज़ें डंजन से बाहर की दुनिया की है? टियो हाँ करता है और अपने प्रोडक्ट की खासियत बताने लगता है, जिस पर सीजुन उसे रोक देता है और कहता है, वैसे मुझे माफ़ करना, लेकिन जो सामान तुम्हारे पास है वो सब के सब ट्रैश है। जो सुन टियो गुस्सा हो जाता है, तुम्हें क्या पता इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू का, ये सब डंजन के बाहर की दुनिया के समान है। तभी सीजुन कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद आउटसाइडर हूँ। अब तो बेचारा बागड़ बिल्ला सारे होप खो देता है। इधर सीजुन उसे उसके प्रोडक्ट्स की खामियां बताता है, जिसे देख टियो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है,
मुझे तो बताया गया था कि ये सब मैजिकल आइटम है। तभी उसका मिनी फैन भी बंद हो जाता है, जिससे वह पीट पीट कर चलाने लगता है और रोने लगता है। हरी गांड वाले गोब्लिन, यू बास्टर्ड साकाराम, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये देख सीजुन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि ये मैजिकल आइटम है? क्या तुम मुझे बता सकते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया? टियो कहता है, मैं 75th फ्लोर पर रहता हूँ, जो डंजन का न्यूट्रल जोन है। मैं कुछ साल पहले अपने गांव की एक सुंदर सी लड़की से प्यार करता था। जब मुझे प्रपोज किया तो उसने मेरे गिफ्ट को चीप कहा और मुझे रिजेक्ट कर दिया। ओहो, हर लड़की का यही बहाना होता है। तभी एक अमीर का चुदव्वल बिल्ला एक महंगी फिश के साथ आता है और वह भी उसे प्रपोज करता है, जिससे फट से वह लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। बेचारे टियो का यहाँ भी कट जाता है। जब वो दोनों जाने लगते हैं तो टियो उन्हें रोकता है और कहता है, मैरिल, क्या तुम वो सभी चीज़ें भूल गई जो हमने एक साथ शेयर किया था? मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। भाइयों, यहाँ राइटर पूरा फिल्मी हो चुका। तभी वो बिल्ली उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, कैसा प्यार? मैंने सिर्फ तुमसे थोड़ी हंसकर बातें क्या की, तुम उसे प्यार समझने लगे? मैं किसी ऐसे अरे गहरे से प्यार नहीं करती, यू चीप पुअर कैट। देख लो यार, गरीबी कितनी धोखा देती है। और मैरिल को दूर जाने के बाद मैंने अपना गांव छोड़ दिया, ये सोचकर कि एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा और अपना बदला लूंगा। इसके बाद मैंने अपनी सेविंग्स से कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स खरीदे और मर्चेंट बन गया, और बचे हुए 5 डंजन कॉइन से मैं कुछ सामान खरीदने चला गया, जिसे बेचकर मैं पैसे कमा सकूं। तभी मुझे वहां साकाराम द गोब्लिन मिला और उसने अपनी बातों में फंसाकर ये सारा सामान मुझे सस्ते दामों में बेच दिया, यह कहकर कि टॉप फ्लोर्स पर रहने वाले अपने फ़न के लिए ये सब चीज़ें महंगे दामों पर खरीदते हैं। और साथ ही उसने मुझे एक मैप भी दिया जो न्यू सीड स्टोर मेंबर्स का रास्ता बताता है। और इस तरह मैंने अपने बचे हुए पैसे भी खर्च कर दिए और बिना खाए पिए अपना सामान बेचने यहाँ तुम्हारे पास आया, और यहाँ भी मैंने अपना कस्टमर खो दिया। मैं सच में एक ट्रैश कैट हूँ। ये सब सुन सीजुन को उस पर तरस आने लगता है और वह टियो को कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, क्या तुम करोगे? जिस पर टियो शॉक हो जाता है और कहता है, काम? कैसा काम? तो सीजन उसे कहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें कुछ प्रोडक्ट सेल करने हैं जो मैं तुम्हें दूंगा। ये सुन टियो इमोशनल हो जाता है। तभी सीजन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत मिस्टेक की होगी, लेकिन इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलो, आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहकर वह टियो को स्पेशल ट्रीट देने लगता है। तभी सीजुन टियो से कहता है कि जो सामान तुम्हारे पास है वो बहुत बेकार है, इस हिसाब से तुमने अभी तक कोई अर्निंग नहीं की। जिस पर हमारा टियो सिर हिलाता है। ये देख सीजुन उसे अपने जाल में फंसाने लगता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है जिससे हम दोनों का प्रॉफिट होगा, और उसे कहता है कि तुम मेरे सामान यानी गुड्स को सेल करो और जो प्रॉफिट होगा उसमें से मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, और तुम उनके प्राइस अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, जिसमें से तुम्हें 3 से 5% मैं तुम्हें कमीशन के रूप में दूंगा। ये सुन बिल्ला गुस्सा हो जाता है, क्या इतना कम? मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ? ओह, एक और चीज, बनीज आना इधर। जहाँ सीजुन टियो को ग्रिल फिश का लालच देता है, क्या अब तुम इस डील में इंटरेस्टेड हो? इधर ग्रिल फिश देख टियो के मुंह में पानी आ जाता है और कहता है, मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता अगर 20 ग्रिल फिश होते तो। बस क्या था, सीजन को तो देख ही सकते हो, वो 20 की जगह 25 ग्रिल फिश दे देता है। और हाँ, यही नहीं, तुम यहाँ जब तक रहोगे जितना मन हो उतने ग्रिल फिश खा सकते हो। ये सुन टियो तो पागल हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए सीजुन उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने को कहता है। तभी टियो एक पेपर निकालता है जिस पर सीजुन खुद साइन करके टियो से भी साइन करवा लेता है। तभी टियो कहता, ओह ये क्या हुआ? मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने बिना सोचे समझे साइन कर दिया।
तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिस्टम पर शो होने लगता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं, जिसे देख सीजुन खुश हो जाता है। इधर टीओ को आप देख ही सकते हो उसकी क्या हालत हो रखी है। तभी सीजुन टीओ के पास आकर उसे हैंडशेक करता है और बधाई देते हुए कहता है आज से हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। जिस पर टीओ कहता है वैसे भी ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पढ़ा? अगर मैं तुम्हारे गुड्स सेल नहीं कर पाया तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जिस पर सीजुन उसे मस्का लगाते हुए कहता है कि तुम इसकी टेंशन ना लो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है और वैसे भी मेरे स्टफ्स ऐसे हैं जिसको तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सेल करने में। ओह, मैं तो ये पूछना ही भूल गया कि तुम सेल क्या करना चाहते हो। जो सुन सीजुन कहता है चेरी टमाटोज और उसे एक चेरी टमाटो तोड़ कर देता है, जिसे देख टीओ को टमाटो के बेनिफिट्स का पता चलता है और कहता है कितने रुपए में बेचोगे इसे? जिस पर सीजुन उसका रेट 0.05 डंजन कॉइन्स कहता है। ये सुन टीओ शॉक हो जाता है। तब टीओ सोचता है चलो मुझे क्या, अगर ये ना बिके तो मैं टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। और सीजुन से कहता है तुम्हारे पास कितने टमाटो है जो तुम बेचना चाहते हो? सीजुन कहता है 1000 और ये तुम्हारे इस हफ्ते के 25 ग्रिल फिश एज अ कंपनसेशन। वैसे तुम इन्हें कैरी कैसे करोगे? तभी टीओ एक मैजिकल क्लॉथ को सामान पर डाल देता है जिसमें सारे सामान एक ही बार में पैक हो जाते हैं। इसके बाद वह सीजुन को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हमें 38th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ बंदे जायंट स्पाइडर से फाइट कर रहे होते हैं। ये फियोनिक्स गिल्ड के मेंबर होते हैं। तभी दो मेज अपनी फायर मैजिक से उनका ध्यान भटकाते हैं और मौका मिलते ही उनका लीडर उस स्पाइडर को किल कर देता है, जिससे उसके टीममेट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिसका नाम डोनशिक होता है। तभी उसके पीछे झाड़ियों में हलचल होती है, जो देख डोनशिक अटैक करने ही वाला होता है। तभी उन झाड़ियों में से हमारा टीओ बाहर आता है और उन सभी को हेलो करता है, जिसे देख कुछ लोग कहते हैं ओहो ये तो पैडलर कैट है। अचानक दो लड़कियां टीओ के पास आती है और उसे क्यूट क्यूटी पाई कहकर खुश हो रही होती है। ओ ये लड़कियां भी ना। तभी टीओ को याद आता है कि सीजुन ने कहा था कि किसी की बातों में ना आना, बस अपने काम पर ध्यान देना, और उनके सामने टमाटोज का बास्केट रख देता है, जिसे देख दो बंदे कहते हैं क्या टमाटो, क्या तुम इन्हें बेचने के लिए आए हो? ये देख लीडर डोनशिक वहां से जाने लगता है, जिस पर टीओ कहता है ये कोई ऑर्डिनरी टमाटो नहीं है,